माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 9। अंशुमन की नज़र बस प्रीशा के चेहरे पर टिककर जमी हुई थी। उसके भीगे बाल एक एक लट बनकर उसके गालों से चिपके हुए थे। पानी की बूंदें उसकी कॉलर बोन से नीचे गिर रही थीं और उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसकी आंखें नाराज़गी और डर के बीच कहीं अटकी हुई थीं। मैं अब कभी बात नहीं करूँगी आपसे, प्रीशा ने कांपते हुए कहा, और भाग भी जाऊँगी मामा जी के घर। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने मुझे थप्पड़। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अंशुमन की उंगलियां उसके चेहरे पर आए भीगे बालों को हटा रही थीं। उसके गाल पर अंशुमन की उंगलियां बस छू भर रही थीं, पर फिर भी उसका पूरा शरीर सिहर गया था। वो झटके से एक कदम पीछे हुई। नहीं, मत छूइए मुझे। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें डर से ज़्यादा झिझक थी। प्रीशा। अंशुमन की आवाज़ धीमी, भारी और पछतावे से भरी हुई थी। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। फिर आप इतने करीब क्यों आ रहे हैं? प्रीशा ने नाराज़गी से दूसरी ओर देखते हुए कहा। अंशुमन की आंखें उसके चेहरे पर गहराई से अटक गई थी, न उसके शब्दों पर और ना ही उसके आरोपों पर, बल्कि उस लाल निशान पर। वो निशान जो उसकी उंगलियों का था, उसके गुस्से का था, और वो इस वक्त उसी निशान को देख रहा था जैसे किसी ने उसकी रगों में बारूद भर दिया हो। उसका जबड़ा धीरे धीरे और कसता गया था, पर उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई थी, खतरनाक रूप से धीमी। इधर देखो, उसने आदेश की तरह कहा। प्रीशा ने आंखें चुराईं, लेकिन अंशुमन ने उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर कर दिया था। बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, पर इतना कि वो हिल ना सके। और फिर वो धीरे से उसके गले के पास झुक गया था, इतना पास कि प्रीशा को उसकी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस लगने लगी थीं। उसने एक एक करके उसके गाल से चिपके बालों को हटाया, उंगलियां बेहद धीमी, इतनी धीमी कि हर स्पर्श उसके शरीर में बिजली सी उतार रहा था। फिर उसने उस लाल चोट को देखा पूरी शांति से। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन आंखों में एक गहरा सुलगता हुआ पछतावा और पॉजेसिव क्रोध एक साथ था। एक सेकंड, और फिर बिना किसी चेतावनी के अंशुमन उसके बहुत करीब झुक गया था और उसके गाल पर अपने दहकते हुए होठ रख दिए थे। प्रीशा का पूरा शरीर झटके से सिहर उठा था। उसकी उंगलियां तौलिया कसकर पकड़ने लगी थीं। उसकी सांस बीच बीच में अटक गई थी। उसके होठ गर्म थे। उसकी सांसों में उस पछतावे की गर्मी भी मिली हुई थी और उस पॉजेसिव चाहत का खुमार भी। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे उस लाल निशान पर अपने होठ घुमा रहा था, जैसे वो हर जगह से उस चोट को मिटा देना चाहता हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड। प्रीशा की आंखें फैल गई थीं। उसकी पलकों से पानी की बूंद लटक गई थी, शायद शावर से या शायद उसकी खुद की घबराहट से। अंशुमन सर। उसकी आवाज़ कांप कर निकल गई थी। उसकी नज़दीकी प्रीशा के दिल में अजीब से एहसासों की चाहत जगा रही थी। अंशुमन ने उसके गाल पर होठ टिकाए रखे फुसफुसाया, ये निशान मेरा दिया हुआ है और इसे ठीक करना मेरा ही फर्ज है। प्रीशा का दिल अब इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसकी सांसें टूटती जा रही थीं। उसके हाथ कांपने लगे बहुत ज़्यादा, और उसी घबराहट में, उस नज़दीकी में, उसकी उंगलियों से तौलिया धीरे धीरे फिसलने लगा था। अंशुमन अभी भी उसके चेहरे के बेहद पास था। उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर जकड़ी हुई थीं, और फिर तौलिया उसके हाथ से पूरी तरह छूट गया था। धीरे से फिसलता हुआ फर्श पर गिर गया था। एक नरम गहरी आवाज़ के साथ कमरा ठहर गया था। हवा भी ठहर गई थी। प्रीशा की सांसें सीने में अटक गई थीं। अंशुमन का सर धीरे से उठा। उसकी आंखें पहले उसके चेहरे पर रुकी, फिर नीचे। अंशुमन ने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया था। जितनी जल्दी कोई अपनी नज़रों को हटा सकता था, उतनी जल्दी उसने नज़रें हटाने की कोशिश की थी। प्रीशा को जैसे अभी अभी होश आया था। उसकी आंखें डर, शर्म और सिहरन में चौड़ी हो गई थी। उसके गाल लाल पड़ गए थे। दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर छलांग मार देगा। और उसी पल प्रीशा चीख पड़ी थी। अंशुमन चेहरा दूसरी तरफ करने ही वाला था, पर घबराहट में प्रीशा के हाथ खुद ब खुद उठ गए थे। अगले ही सेकंड एक तेज बेधड़क पूरा जोर लगाया हुआ थप्पड़ सीधे अंशुमन के चेहरे पर पड़ चुका था। अंशुमन की आंखें एकदम फैल गई थी। उसके चेहरे पर हल्का सा झटका आया, जैसे किसी ने उसे अचानक नींद से जगा दिया हो। वो हिल भी नहीं पाया था, लेकिन इससे पहले कि अंशुमन समझ पाता कि अभी अभी क्या हुआ है, प्रीशा ने बिजली की तेजी से झुककर अपने ऊपर वापस टॉवल लपेट लिया था और तूफान की तेजी से बेड पर पड़ा अपना नाइट सूट उठा लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में पानी रह रहा था और उसकी सांसें बिल्कुल टूट चुकी थी। व्हाट द हेल। अंशुमन की आवाज़ पहली बार पूरी तरह से शॉक थी, पर वो पूरा शब्द भी निकाल नहीं पाया था, क्योंकि प्रीशा पलटकर उसके सामने से झोंके की तरह दौड़ गई थी। उसके कंधे से टकराई, लगभग लड़खड़ाती हुई, लेकिन रुकी नहीं थी। सीधे बाथरूम की तरफ भागकर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया था। अंशुमन वहीं जमकर खड़ा हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि इन 5 सेकंड में हुआ क्या था। आखिरकार अंशुमन ने पलकें झपकाईं
वो ठहर गया था, सांसें खींचकर अटक गई थी। उसके गाल पर प्रिशा के हाथ का निशान जल रहा था और पहली बार वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। अंशुमन बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरता रह गया था। उसके गाल पर जलन अभी भी ताज़ा थी और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में किसी के तेज़ भारी कदमों की आवाज़ आई। अभिमन्यु तेज़ी से चलता हुआ आ रहा था। उसके जबड़े भिजे हुए थे, आंखों में भड़कती आग थी और कदमों में साफ गुस्सा दिख रहा था। उसके दिमाग में अभी भी रिधिमा के झूठ, उसका टूटता चेहरा और रेयांश की मासूमियत घूम रही थी। पर अंदर ही अंदर एक और तूफान लिए बढ़ रहा था वो। जैसे ही वह आकाश और मिस्टी के कमरे के पास पहुंचा, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, बस इतना कि आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। मिस्टी ज़मीन पर बैठी हुई थी और आकाश उसके पीछे धीमी सावधानी भरी हरकतों से उसके सिर में तेल लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी जिसे सिर्फ वही लोग देख पाते थे जिन पर वो दिल से भरोसा करता था। मिस्टी हल्की मुस्कान करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज़ में हल्का दर्द था। आकाश, अब हमारे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, उसने धीरे से कहा, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए। मेरे तो बहुत अरमान थे कि उन दोनों की शादी में मैं खूब दिल खोलकर उनके लिए सब करूँगी। उसकी आंखें हल्की गीली हो उठी थीं। आकाश ने बिना बोले बहुत नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाईं, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। पर जो हो गया सो हो गया। मिस्टी ने गहरी सांस लेकर कहा, आपकी और मेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी और हमारे बच्चों की भी। कोई रीति रिवाज ही नहीं होता। पर अब मैं चाहती हूँ कि हम रिसेप्शन दे दें दोनों बच्चों का। अभिमन्यु पर तो एक बेटा भी है, लोग बातें करेंगे उसके बारे में। आकाश धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान सिर्फ मिस्टी के लिए थी। तो दे देंगे ना, उसने शांत स्वर में कहा। तुम बोलो और हम अपने डॉक्टर साहिबा का हुक्म टाल दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके लिए तो आकाश राजदान की जान भी हाजिर है। मिस्टी उसकी फ्लर्टी बातें सुनकर शर्मा चुकी थी। उसने आकाश के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, आपकी उम्र हो चुकी है आकाश, थोड़ा तो सुधर जाइए। अब इस घर में दो दो बहुएं हैं। आकाश ने एक झटके में उसे अपनी बाहों में बैठा लिया था और उसके होठों पर झुकते हुए बोला, जो सुधर जाए वो आकाश राजदान नहीं। मिस्टी शर्माकर उससे दूर हट गई थी और उसी पल मिस्टी की नज़र कमरे के बाहर टिकी हुई परछाई पर पड़ी। वो चौंकी नहीं थी, बस आंखें थोड़ी नरम हो गई थीं। अभिमन्यु, उसने पुकारा। अभिमन्यु पहले तो रुका, शायद अंदर आने या नहीं आने के बीच में अटका रहा था। मिस्टी ने थोड़ी कठोरता से कहा, लेकिन परवाह के साथ, अंदर आओ बेटा, चुप क्यों रहे हो? आकाश ने भी बिना मुड़े कहा, आ जाओ अभी। अभिमन्यु एक पल के लिए आंखें बंद कर गया था और फिर धीरे धीरे कमरे में कदम रख दिया था। कमरा शांत था, सिर्फ मिस्टी की नरम आवाज़, आकाश की हरकतें और अभिमन्यु की भारी सांसें थीं। मिस्टी ने उसके हाथों को देखा जो मुट्ठी बने हुए थे। बैठो, उसने हल्की सख्ती से कहा। आप बताओ क्या हुआ है? ये चेहरा देखकर तो लग रहा है कि दिल के अंदर तूफान चल रहा है। हुआ क्या है बताओ। अभिमन्यु ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं और उनकी नमी, उनका दर्द एक सेकंड में कमरे का माहौल बदल गया था। वो आकाश के बाजू में बैठ गया और पहली बार पूरी रात में उसे लगा कि शायद वो यहाँ थोड़ी राहत ढूंढ पाएगा। अभिमन्यु कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। मिस्टी और आकाश ने उसे किसी तरह का सवाल नहीं दिया था, वो बस उसे शांत होने की जगह दे रहे थे। कमरे में हल्की तेल की खुशबू थी, मिस्टी की धीमी धीमी बातें, सब मिलकर एक ऐसी गर्माहट बना रहे थे जिसकी अभी उसे आदत नहीं थी। पर उसके दिल के अंदर का विस्फोट रुक नहीं रहा था। कुछ मिनट चुप रहने के बाद अभिमन्यु अचानक उठ खड़ा हुआ था। कुर्सी पीछे से हल्की सी खिसक गई थी। मिस्टी ने उसे देखा पर रोका नहीं था। आकाश ने बस इतना कहा, ध्यान रखना अपना। अभिमन्यु बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया था। गार्डन एरिया में रात की हवा ठंडी थी। बगीचे में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी और ऊँचे लैंपों से गिरती रोशनी घास पर लंबी परछाइयाँ बना रही थी। अभिमन्यु ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उंगलियां इतनी कसी हुई थी कि सिगरेट थोड़ा मुड़ गई थी। उसने लाइटर जलाया और जैसे ही लौ उसके चेहरे पर पड़ी, उसके भीतर का तूफान और साफ दिखने लगा था। उसने एक लंबा धीमा कश खींचा। धुआं उसके फेफड़ों से निकलकर हवा में तैर गया था, पर उसके दिमाग में बस रिधिमा की वही बातें थीं। हर कोई उसे परेशान करता है, घर में मुझे कोई नहीं सुनता, मैं अकेली पड़ गई हूँ इस घर में। और कमरे की हकीकत जैसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, बिल्कुल अलग थी। अभिमन्यु की सांसें भारी हो गई थीं। उसने दूसरा कश लिया, इतनी तेजी से जैसे अपनी भीतर की सच्चाई को जला देना चाहता हो। कौन सच बोल रहा है
कौन खेल खेल रहा है और क्यों हर बार गलत इंसान पर भरोसा कर लेता है। उसने सिर पीछे झटकाया, आंखें बंद की। धुआं रात की हवा में घुल रहा था और उसके अंदर का गुबार बाहर निकलने से इनकार कर रहा था। धीरे से, बहुत धीरे से उसने फुसफुसाया, रिधिमा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? और पहली बार उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, थकान थी और दर्द भी था। वहीं ऊपर बाथरूम में प्रीशा बुरी तरह से कांप रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंशुमन ने उसे देख ना लिया हो। अंशुमन अपना गाल सहला रहा था कि तभी बाथरूम के अंदर से हल्की सी कांपती हुई आवाज़ आई, आपने हमें देखा तो नहीं? वह घबराते हुए कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रही थी। बाथरूम के अंदर से आती प्रीशा की आवाज़ इतनी धीमी थी कि अंशुमन को लगा शायद उसने गलत सुना हो। सुनिए, उसने दोबारा कहा, आपने हमें देखा तो नहीं? इस बार उसकी आवाज़ कांप कर टूट गई थी। उसके डर का पसीना, उसके शर्म के आंसू सब एक साथ बह रहे थे। उसके शब्दों में ऐसी घबराहट थी कि आखिरकार अंशुमन को समझ आ गया था कि उसे थप्पड़ क्यों पड़ा। वो थप्पड़ डर का नहीं, पैनिक का था, बहुत ज़्यादा पैनिक से। अंशुमन के होठों पर बहुत हल्की मुस्कान उभर आई थी। उसकी उंगलियां अभी अपने गालों को ही छू रही थीं जहाँ उस थप्पड़ का निशान जल रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थी, ऑलमोस्ट अम्यूज्ड। वो बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गया था और बेहद धीमी टीजिंग आवाज़ में बोला, ज़्यादा कुछ नहीं देखा। अंदर प्रीशा के कान खड़े हो गए थे। उसका दिल धक से रुक गया था। प्रीशा ने घबरा कर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अंशुमन ने एक सेकंड रुककर और भी नीची आवाज़ कर दी थी, देखिए जाना, आप हमारी बीवी ज़रूर हैं, पर बिना इजाज़त आपको देखना हम कभी नहीं चाहते। बाथरूम के अंदर से एक तेज़ गैस की आवाज़ आई। शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं देखा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अंशुमन ने आगे कहा, सिर्फ तुम्हारी आंखों में अपने आप को देखा था बस, और वहीं दूसरी ओर तुम्हारे शोल्डर का तिल भी। बस बस भूलना बंद कीजिए। प्रीशा की चीख सदमे से शर्म से कांप रही थी। उसने लेफ्ट साइड जल्दी से तिल चेक करके शर्म से अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। वो बाथरूम के दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी, दोनों हाथ उसने मुंह पर रखे हुए थे। ओ भगवान, आपने देखा? आपने? वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था। गाल इतने लाल थे जैसे किसी ने लाल रंग पोत दिया हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा भी बाथरूम का दरवाज़ा भी गिरा देगी। और तभी उसे याद आया कि उसने अंशुमन को थप्पड़ मारा था, और वो भी पूरा जोर लगाकर। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई थीं। ओह गॉड, मैंने सर को मारा और मैंने अपने पति को भी मारा। फिर अचानक ही जैसे उसके दिमाग में कोई घंटी बजी हो, उसे अपनी मामी जी की बातें याद आने लगी थीं। जो पत्नी अपने पति पर हाथ उठाती है ना, वो अगले जन्म में मेंढकी बनती है। प्रीशा की आंखों के सामने जैसे बिजली चमक गई थी। वो खुद को मेंढक के रूप में देख रही थी। हरी फूली हुई आंखें बाथरूम के कोने में बैठकर टेंटे कर रही थी। उसने अपने ही मुंह पर हाथ रख लिया था। हे भगवान, मैं तो मेंढकी बन जाऊंगी। अंशुमन बाहर खड़ा सब सुन रहा था और अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बेहद ठंडी धीमी फुसफुसाहट में बोला, अगर तुम मेंढकी बन गई तो मैं रोज़ तुम्हें पकड़कर अपनी पॉकेट में रख लिया करूँगा, भागने भी नहीं दूंगा। अंदर से एक दबी शर्मिंदगी से भरी हुई आवाज़ आई, नहीं, आप मुझे अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। प्रीशा अब बाथरूम की दीवार से फिसल कर बैठ गई थी। बाथरूम के अंदर से कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी टूटी हुई सांसें सुनाई देती रही थीं। अंशुमन दरवाजे के ठीक सामने टिके खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, पर आंखों में वही खतरनाक पोजीशन था। कुछ सेकंड बाद थोड़ा सा दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला, सिर्फ कुछ इंच, बस इतना कि उसकी आंखें दिखाई दें, लाल गीली शर्म से पिघली हुई। देखिए, वो मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा था। और वो बात करते करते फिर से लाल टमाटर हो गई थी और शर्म से आंखें नीचे कर ली थी। अंशुमन ने धीरे से दरवाज़ा और खोल दिया था, लेकिन एकदम धीरे, ताकि वो घबरा ना जाए। हाँ, मुझे पता है, उसने संजीदगी से कहा। प्रीशा का दिल एक पल को थम गया था। लेकिन आप घूर क्यों रहे हैं? अंशुमन एकदम उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके माथे को छू रही थीं। क्योंकि तुम सुंदर लग रही हो। प्रीशा का गला सूख गया था। वो नेवी ब्लू सैटिन नाइट सूट पहने हुए थी, बट डाउन शर्ट और स्ट्रेट पैंट। और अंशुमन झुककर फुसफुसाया, यू आर सो क्यूट। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। प्रीशा ने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा।
दिल हाथों में लिए, पूरी तरह शर्म से लाल, और अंशुमन की नज़रें बस उसी पर टिकी हुई थी। वो जैसे ही बाहर आई, अंशुमन की नज़रें एक पल को भी उससे हटी नहीं थी। लेकिन प्रीशा की आंखें अचानक नीचे फिसल गई थीं और अगले ही सेकंड उसकी सांस जैसे रुक गई थी। आपके हाथ से खून। उसकी आवाज़ इतनी काँप रही थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी। अंशुमन ने सहजता से हाथ पीछे करना चाहा, पर देर हो चुकी थी। खून उसकी उंगलियों से कलाई तक बह रहा था। ये फिर से। प्रीशा एक कदम उसके और करीब आ गई थी, पूरी तरह घबराई हुई। उसने बिना सोचे उसके हाथ पर बंधा अपना स्कार्फ खोला, जो लगभग भीग चुका था, और झटके से अंशुमन का हाथ पकड़ लिया था। अंशुमन ने अपना हाथ पीछे करना चाहा, पर प्रीशा ने उसे कसकर थाम लिया था। रुकिए रुकिए, मुझे हाथ दिखाइए। अंशुमन थोड़ा हैरान हुआ था और थोड़ा खुश भी, उसे इस तरह अपनी परवाह करते देखकर। कुछ नहीं हुआ है प्रीशा, चुप रहिए। वो लगभग चिल्ला पड़ी थी। खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, और आप क्यों छुपा रहे हैं? और डॉक्टर से बैंडेज क्यों नहीं कराया आपने? उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था और आंखों में डर तैराया था। जैसे ही प्रीशा ने दुपट्टा हटाया, उसकी पुतलियां फैल गई थीं। हथेली के अंदर कांच का टुकड़ा धंसा हुआ था। खून उसके चारों तरफ जम गया था। हे भगवान, ये तो। उसकी आवाज़ रोते हुए टूट गई थी। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगी थी और घबराहट में बार बार अपने हाथ से अंशुमन की कलाई को छूकर देख रही थी, जैसे किसी तरह उसका दर्द कम कर देगी। अगले ही सेकंड उसने घबराते हुए कहा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। वो जल्दबाजी में उठी। कंधे पर रखा दुपट्टा फर्श पर गिर गया था, पर उसे जैसे होश भी नहीं था। मोबाइल ढूंढते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। फिर अचानक उसे याद आया, रुकिए, सासू माँ भी तो डॉक्टर हैं, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। वो खुद से ही बड़बड़ाई, जैसे उसका दिमाग 1000 तरफ भाग रहा हो, लेकिन तुरंत चेहरा और ज़्यादा डरा हुआ हो गया था। नहीं, मैं जल्दी से सासू माँ को बुला कर लाती हूँ, वो सब संभाल लेंगी। मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, पर अंशुमन ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। जोर से नहीं, बस इतना कि वो रुक जाए। प्रीशा, सुनो। अंशुमन ने उसे अपनी तरफ खींचकर धीरे से काउच पर बैठा दिया था। उसका टोन शांत था, पर आंखें प्रीशा की घबराहट को पढ़कर पिघल रही थीं। सासू माँ नहीं आएंगी तुम्हारी। वो उसके घुटनों के पास बैठ गया था। 10 बज चुके हैं, वो लोग सो चुके होंगे। प्रीशा की आंखें फैल गई थी। तो क्या हुआ? मैं जगा दूंगी ना। आपको इतनी चोट लगी है, आपकी मम्मा है, वो गुस्सा नहीं करेंगी उनको जगाने पर? उसकी आवाज़ टूट रही थी। आपको इतनी चोट तो लगी है, मैं कैसे? लेकिन तभी उसे याद आया, फर्स्ट एड बॉक्स। उसने घबराते हुए कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अंशुमन ने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा। यहाँ होगा ड्रॉर में। रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। अंशुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था नरमी से। शांत हो जाओ प्रीशा, चोट मुझे लगी है, तुम्हें नहीं। लेकिन उसके शब्द जैसे उसके कानों तक पहुँचे ही नहीं थे। प्रीशा, उसने धीरे से कहा, इतनी चोट नहीं लगी है मुझे, प्लीज़ चुप रहिए आप। वो रोती हुई उसकी बात काट गई थी। मुझे निकालना है ये कांच, आपके हाथ में और ज़्यादा चुभ जाएगा। प्रीशा वापस आई, बॉक्स उठाया और उसके सामने बैठकर उसका हाथ अपनी गोद में रख लिया था। आप बिल्कुल कुछ मत बोलिए, बस हाथ मत हिलाइएगा। वो रोते रोते कांच निकालने की कोशिश करने लगी थी। उसका दुपट्टा खून से लाल हो रहा था। हर बार वो जब उसके घाव को साफ करती, वो हल्की से सिसक उठती, जैसे दर्द अंशुमन को नहीं उसे हो रहा हो। अंशुमन बस उसे देखता रहा, कांपती पलकों को, भीगे हुए गालों को और उस डर को जो सिर्फ उसके लिए था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा अब? प्रीशा ने रोते हुए कहा, डर तो मुझे लग रहा है ना कि कहीं आपको और ज़्यादा चोट ना लग जाए। अंशुमन का दिल पहली बार सच में कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था, और तभी जाहिर है उसका शरारती दिमाग जाग गया था। जैसे ही उसने देखा कि प्रीशा पूरी तल्लीनता से उसकी चोट साफ कर रही है, उसने जानबूझकर हल्का सा आह करके हाथ को झटक दिया था। प्रीशा लगभग उछल पड़ी थी। क्या हुआ? बहुत दर्द हुआ आपको? मैं धीरे धीरे करती हूँ, प्लीज़ मत हिलिए। वो धीरे धीरे उसके हाथ पर फूंक मारने लगी थी। उसने तुरंत उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। चेहरा और ज़्यादा परेशान हो गया था, आंसू और तेज़ बहने लगे थे। अंशुमन ने हल्का सा अभिनय और बढ़ा दिया था। हाँ, लगता तो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है प्रीशा। प्रीशा की आंखें चौड़ी हो गई थी। रुकिए बस एक सेकंड, मैं सब ठीक कर दूंगी, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा दर्द सह लीजिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा है आपको। इस बार अंशुमन खुद अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया था। वो उसे देखते हुए सोचने लगा, ये लड़की सच में मेरे लिए रो रही है, और अब तो डर भी नहीं रही, बस मेरी परवाह कर रही है।
उसकी नज़रें नरम हो गई थीं और उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम यूं ही रोती रहीं तो मुझे चोट से ज़्यादा दर्द तुम्हारे आंसुओं से होने लगेगा। प्रीशा उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाई थी। वो आंसू पहुँचते हुए बस घूर कर बोली, क्या क्या मतलब? आपकी चोट तो हाथ में है ना, तो फिर मेरे आंसुओं से दर्द क्यों होगा? अंशुमन ने अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोक ली थी। अच्छा, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आया जो मैंने कहा। वो और करीब झुका था, उसके चेहरे पर साफ शरारत थी। कुछ नहीं, तुम रहने ही दो। तुम तो वैसे भी बहुत मासूम हो। प्रीशा ने भौएं चढ़ाई। मतलब मैं मासूम क्यों? उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा था, पर तर्क का मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया था। अंशुमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे आंसू मुझे चोट से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो तुम उसी पर भी रोना शुरू कर दोगी। प्रीशा ने गुस्से और शर्म के बीच कहीं अटकी हुई नज़र से उसे देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि आज पूरा दिन तुमने मेरी जान निकाल दी है। वैसे तुम उस पार्क में क्यों थी? प्रीशा ने नज़रें झुकाते हुए बस इतना ही कहा, मम्मा पापा की याद आ रही थी, सिर्फ इसलिए। कुछ देर बाद प्रीशा बैंडेज कर चुकी थी, लेकिन अंशुमन उसे फुल परेशान करने के मूड में था। अंशुमन ने सीधा शरारती नज़रों से देखते हुए कभी मैगी, कभी कॉफ़ी, कभी पानी और कभी कुछ लाने की डिमांड कर रहा था। वो मैगी लाकर उसके साथ काउच पर ही बैठ गई थी। वो आंखें सिकोड़कर बोला, तुम तो ऐसे भाग दौड़ करती रही हो जैसे मैंने तुम्हें नौकर रख लिया हो। मना नहीं कर सकती थी जिस तरह पढ़ाई के लिए मना करती हो। प्रीशा ने मुंह खोलकर विरोध करना चाहा। मैंने तो सिर्फ आपकी परवाह की है। पता है। अंशुमन ने उसकी बात बीच में ही पकड़ ली थी और इस बार उसके चेहरे पर हल्की गहरी सॉफ्ट मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद प्रीशा ने पूरी थकान के बावजूद दोनों के लिए मैगी बनाई। चोट देखते ही उसकी हिम्मत वैसे ही आधी हो गई थी, इसलिए हर 2 मिनट में पूछती, दर्द तो नहीं हो रहा आपको? इतनी गर्म तो नहीं है ना मैगी? नमक तो ज़्यादा नहीं है? अंशुमन हर बार बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। अंशुमन दर्द का बहाना करके उसके हाथ से ही मैगी खा रहा था। भले ही उसे खाना बनाना ही आता था, लेकिन सच्चाई तो ये थी, प्रीशा की बनाई हुई मैगी वाकई लाजवाब थी। और उससे बेहतर मैगी तो शायद कोई बना ही नहीं सकता था। दोनों ने सोफे पर बैठकर खाया और आधे बाउल बाद ही प्रीशा की आंखें झुकने लगी थीं। थकान, टेंशन, डर सब मिलकर उस पर भारी पड़ गए थे। आखिरकार वो मैगी का आखिरी निवाला मुंह में लिए सोफे पर ही टेढ़ी होकर सो गई थी। अंशुमन उसके इस तरह सोने पर हंस पड़ा था। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके होठों के पास लगा मैगी का छोटा सा निशान अपनी उंगलियों से हटाया। फिर ना जाने क्यों उस उंगली को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए एक पल के लिए ठहर गया था। उसने प्रीशा को हल्के से हाथों से सीधा किया, ब्लैंकेट उसके ऊपर डाला और खुद उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया था। वह एक पल को बस उसे देखता ही रह गया था। इतनी थकी हुई, इतनी मासूम, इतनी ईमानदारी से उसकी परवाह करती हुई धीरे, बहुत धीरे उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। प्रीशा नींद में ही हल्का सा सिमटकर उसके सीने से लग गई थी। अंशुमन के चेहरे पर एक नरम, अनजानी शांति उतर आई थी, जैसे पहली बार उसे घर जैसा कुछ महसूस हुआ हो। और वहीं उसी काउच पर वह दोनों एक दूसरे के साथ सो गए थे। अगली सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। अंशुमन काफ़ी पहले जाग चुका था, पर खुद को हिलाया तक नहीं था, क्योंकि प्रीशा उसकी बाहों में गहरी नींद में थी और वो बस चुपचाप बहुत देर से उसे देख रहा था। उसके सिर के पास बिखरे बाल, उसकी धीमी सांसें और उसकी सुकून में भीगी हुई शक्ल। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी उंगलियां अनजाने में प्रीशा के गाल को छू गई थीं। तभी प्रीशा की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उसने आंखें खोली और अगले ही सेकंड हे भगवान, वो उछलकर उठने की कोशिश में सीधा काउच से ही नीचे धड़ाम से गिर गई थी। अंशुमन ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसकी मुस्कान फिर भी छिप नहीं पाई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुबह सुबह ही इंस्टेंट शुरू। उसने ऊपर से उसे झाँक कर देखा। प्रीशा ज़मीन पर बैठी हुई थी, चौंक कर, गाल लाल और अपने बालों को ठीक करती हुई। वह बोली, आप इतना पास क्यों थे? उसने घबराहट में पूछा। तुम ही तो मेरे ऊपर सोई हुई थी। मैं उठता तो तुम गिर जाती, और तुम उठी हो तो तुम वैसे ही गिर गई। वो काउच पर सीधा होकर बैठ गया था। प्रीशा अपनी कोहनियों को रगड़ते हुए उठी रही थी कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी गन पर गई। उसका गला सूख गया था। उसे लगा अंशुमन पिछली बार की तरह उसे धमकाने वाला है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सच में नहीं बताऊंगी कि आप गुंडों के बॉस भी हैं और पुलिस वालों के भी। वह अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंशुमन ने आंखें मीच कर उसे देखा।
उसे याद ही नहीं रहा था कि वो उसको छुपा कर रख दे। आज अंशुमन का उसे डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर प्रीशा उसकी सुनती ही कहाँ थी। वो फिर से डरकर पीछे हो गई थी और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। अंशुमन ने एक लंबी सांस ली। इस लड़की को मुझसे ज़्यादा डर मेरे साये से लगता है। लेकिन उसके होठों पर फिर भी हल्की सी हंसी आ गई थी। थोड़ी देर बाद नीचे हॉल में प्रीशा आ चुकी थी। आज उसके कॉलेज का कोई प्लान नहीं था। इम्तिहान खत्म हो चुके थे और शायद दिल भी थक चुका था। उसने डस्की रोज़ कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, हाथों में कांच के लाल चूड़े और पैरों में बेहद हल्की झंकार वाली पायल। वो ऐसे लग रही थी कि मानो किसी ने मासूमियत को साड़ी में लपेट कर भेज दिया हो। जैसे ही अंशुमन नीचे आया, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में वॉच, दोनों को देखकर पल भर को सब रुक गए थे। सच में एक नज़र में ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, रंग अलग, लेकिन दोनों की वाइब एक जैसी थी। रिधिमा उनका यूं साथ साथ आना देखकर झुलस गई थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। मिस्टी ब्रेड पर मक्खन लगाकर रियांश की ओर बढ़ाती है। नहीं, उसे मत दीजिएगा। रिधिमा ने उसका हाथ रोक दिया था। उसे डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है। टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अंशुमन भी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक था। ज्योति के हाथ रुक गए थे और मिस्टी चौंक गई थी। अभिमन्यु ने पल भर को रियांश और अंशुमन दोनों को देखा। रिधिमा बिना पलक झपकाए बस अंशुमन की तरफ देख ही रही थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, सीधा डर था। अभिमन्यु ने अचानक तल्खी से कहा, एलर्जी किसी को भी हो सकती है, इस तरह से मत देखिए मुझे। ज्योति ने उसे घूरा। अभिमन्यु, ये क्या लहजा है? अभिमन्यु ने धीमे स्वर में कहा, हम डीएनए रिपोर्ट देख चुके हैं ना, रियांश मेरा ही बेटा है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे अंशुमन भाई से कंपेयर करे। लेकिन रिधिमा को इस बात से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह से अंशुमन की तरफ था। उसकी नज़रें सिर्फ अंशुमन और प्रीशा पर थीं। अंशुमन जो प्रीशा को कुर्सी से खींचकर बैठा रहा था, और प्रीशा जो धीरे से अपने आंचल को ठीक कर रही थी। वो तस्वीर रिधिमा के दिल पर चाकू की तरह लग रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा था और उसने अपने पास रखे फॉर्क को इतना ज़ोर से दबाया कि उसकी उंगलियों में चुभ गया था। खून की एक पतली सी धार मेज़ पर टपक गई थी। मिस्टी चीख पड़ी थी, रिधिमा, यू आर ब्लडिंग। पर रिधिमा ठिठकी नहीं थी। रिधिमा का ध्यान वहीं अटका हुआ था। खून धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फर्श पर टपक रहा था। फिर भी उसकी नज़रें सिर्फ अंशुमन और प्रीशा पर थीं, एक ऐसे जुनून से जिससे हॉल भी ठंडा पड़ गया था। अभिमन्यु झटके से उठ खड़ा हुआ। रिधिमा, हाथ दिखाओ, तुम्हें चोट लग गई है। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां रिधिमा की कलाई को छू गईं, रिधिमा ने गुस्से में तड़प कर उसका हाथ झटक दिया था। सबके चेहरे पर सदमा था। अभिमन्यु अविश्वास में रुक गया था। रिधिमा, तुम्हारा खून बह रहा है। फॉर गॉड सेक, मुझे बैंडेज करने दो। रिधिमा का चेहरा लाल हो गया था, आंखें जली हुई थीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी पर गुस्से में डूबी हुई थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, नॉट इवन योर्स। वो पलटकर तेजी से बाहर निकल गई थी और गुस्से में मुड़कर बोली, और मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना भी। और वो पलटकर तेजी से वहाँ से निकल गई थी। उसकी पायल की झनकार, उसके कदमों की गूंज, हर ध्वनि में सिर्फ घायल अहंकार और जलन थी। अभिमन्यु वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया था, जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो कि रिधिमा कितना खो छुपा रही है उससे, और वो कितना कुछ खो चुका है। रिधिमा के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। वह कमरे में दाखिल होते ही रोके हुए आंसू पहुँचने लगी थी। फिर अचानक दीवार पर रखे फोटो फ्रेम को धक्का दे दिया था। कांच टूटकर फर्श पर बिखर गया था। उसकी सांसें भारी थी और उसकी उंगलियों से खून अभी भी बह रहा था, पर वो मानो दर्द महसूस ही नहीं कर रही थी। उसने फ़ोन उठाया, कांपती हुई उंगलियों से एक नंबर डायल किया, विपुल रॉय। फ़ोन उठते ही रिधिमा की आवाज़ टूटकर किसी खतरनाक दृढ़ता में बदल गई थी। मैं तैयार हूँ, बोलिए मुझे क्या करना है। उसकी आंखें नम नहीं थी, पागलपन से भरी हुई थी। मुझे अंशुमन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। वो मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वो मेरी लाइफ है, मेरी हर चीज़ है। और वो उस सो कॉल्ड स्टूपिड गर्ल को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है? रिधिमा दांत भींचकर बोली, डैड, मैं उसे खोने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ धड़क रही थी, ओनरशिप, पोजेशन, फियर एंड द ब्रोकन ऑब्सेसिव लव। कमरे में पायल की हल्की झनकार अभी भी गूंज रही थी, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वो किससे जल रही है। प्रीशा से। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बेड साइड लैम्प की हल्की रोशनी रिधिमा की खून से लगी उंगलियों से चमक रही थी। विपुल रॉय की भारी आवाज़ स्पीकर पर गूंजी, काम डाउन रिधिमा, खुद को संभालो।
रिद्धिमा लगभग हाफते हुए बोली, मैंने सब खो दिया है। आई कांट काम डाउन। अंशुमन इज स्लीपिंग अवे फ्रॉम मी। वह सबके सामने उसको कुर्सी खींचकर बैठा रहा था। उसकी आवाज़ कांच की तरह टूट रही थी। विपुल रॉय ने सख्त टोन में कहा, लिसन, तुम इमोशंस में गलती कर दोगी तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। रिद्धिमा के दिमाग में प्रीशा का चेहरा फिर से तैर गया था। उसकी डस्की रोज साड़ी, उसके लाल चूड़े, अंशुमन की सॉफ्ट एंड आइज, और उसका खून फिर से उबलने लगा था। मुझे उस लड़की की शक्ल से भी नफरत है। विपुल की आवाज़ कड़क हो गई थी। मैंने कहा ना, प्रीशा को अभी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रिद्धिमा तनकर बैठ गई थी। उसने आंखें सकरी की। क्यों? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हर? एक सेकंड की चुप्पी के बाद फिर विपुल रॉय धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में बोला, क्योंकि चिप अभी भी मिसिंग है और प्रीशा उसके सबसे करीब है। जब तक चिप हमारे हाथ नहीं लगती उस लड़की को छूना भी मत। रिद्धिमा को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान फैल गई थी। मतलब जब तक चिप नहीं मिल जाती तब तक उसे बचाकर रखना पड़ेगा। विपुल ने ठंडे स्वर में कहा, एग्जैक्टली। रिद्धिमा की आंखें बुझती हुई आग की तरह चमक उठी थीं। और अगर चिप मिल जाती है तो? विपुल रॉय ये कहने से पहले एक बार भी नहीं हिचका था। देन शी इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। यही वो वाक्य था जिसने रिद्धिमा के भीतर दबी हुई, जलती हुई, पिघलती हुई सारी नफरत को फिर से भड़का दिया था। वो धीरे से हंसी। ठीक है, तब तक वो जिंदा रहेगी। लेकिन उसके दिमाग के अंदर जलन का ज्वालामुखी धधक रही थी। लेकिन मैं उसे अंशुमन से दूर रखूंगी, उसके पास आने ही नहीं दूंगी। वो लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, नेवर। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, पर उसने ध्यान भी नहीं दिया। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, अंशुमन मेरा है, सिर्फ मेरा। कमरे में उसकी पायल की झंझन फिर सुनाई दी और रिद्धिमा को लगा जैसे हर आवाज़ कह रही हो, अंशुमन और प्रीशा हमेशा साथ साथ रहेंगे। उसकी पलकें भारी हो गई थीं और आंखों में सिर्फ आग थी। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि अंशुमन कभी उस लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखेगा। शाम का वक्त हो चुका था। घर के सभी जेंट्स किसी न किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। मिस्टी किचन में खड़ी हुई थी, एप्रन बांधे, चेहरे पर हल्की थकान थी। उसने प्रीशा और रिद्धिमा दोनों को अपने सामने खड़ा किया हुआ था। एक तरफ प्रीशा जिसके चेहरे पर भगवान बचाए वाला एक्सप्रेशन था, दूसरी तरफ रिद्धिमा ने हेयर बन बांधा हुआ था। परफेक्शन का हौसला और अंदर जलती आग थी। मिस्टी बोली, आज मेहमान आने वाले हैं। मेरी बहन श्वेता, आकाश की बहन आरोही और अंशुमन की बहन शिवांगी भी। वो मेरी बहन की बेटी है। दोनों की आंखें चौड़ी हो गई थीं। तो आज का खाना तुम दोनों ही बनाओगी, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगी। प्रीशा का मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं खाना? रिद्धिमा ने हल्का व्यंग्य भरा स्माइल करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, मैं अच्छे से खाना रेडी कर दूँगी। दोनों मिलकर बनाओ। स्टेशन पर सब सामान मौजूद है, जो भी चाहिए ले लेना। और पार्टनरशिप में, क्योंकि मेहमान अंशुमन और अभिमन्यु की पत्नी से मिलने आ रहे हैं। ये लाइन दोनों के सीने में अलग अलग जगहों पर लगी थी। प्रीशा के अंदर डर उठा था, रिद्धिमा के अंदर पागलपन वाली जलन थी। जैसे ही काम शुरू हुआ, रिद्धिमा ने तेज़ी से अपना स्टेशन सेट कर लिया था। सारे चाकू लाइन से, मसाले परफेक्टली अरेंज, सब्जियां एक ही साइज़ में काटी गई थी। उसका मास्टर शेफ मूड ऑन था। दूसरी तरफ प्रीशा मोबाइल पकड़ी हुई यूट्यूब पर रेसिपी ढूंढ रही थी। 10 मिनट में शाही पनीर कैसे बनाएं? ओह भगवान, यह भी मुश्किल है। ये चाकू इतना तेज़ क्यों है? उसने टमाटर काटने की कोशिश की। पहला टुकड़ा स्लाइड होकर दूर चला गया था। रिद्धिमा ने धीरे से ताना मारा, केयरफुल स्टूपिड गर्ल। मुझसे जीतने के चक्कर में खुद को चोट न पहुंचा लेना। प्रीशा ने अपने होंठ काटे, पर डर के बावजूद बोली, मैं कर लूँगी। धीरे धीरे हल्की खुशबू फैलने लगी थी। रिद्धिमा की ग्रेवी गाढ़ी और रेस थी। सब्जियां परफेक्टली रोस्टेड थीं। स्टाइल में टिश्यू के किनारे पहुँचते हुए वो अपने बनाए हुए खाने को देख रही थी। प्रीशा ने उसकी प्लेटिंग देखी और इनसिक्योरिटी ने उसे जकड़ लिया था। कितनी परफेक्ट है ये। उसने दाल बनाई थी पर पतली थी। उसने नमक डाला और नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अरे अरे ये क्या हो गया? वो घबरा गई थी। रिद्धिमा ने हिकारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, यू नो वॉट, सम गर्ल्स ट्राई टू हार्ड एंड स्टिल फेल माइजरेबली। प्रीशा को बुरा लगा था। उसने धीरे से दाल में आलू डालकर उसे गाढ़ी करने की कोशिश की। अंधाधुंध कोशिशें और शाही पनीर भी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में डर कम
और डिटर्मिनेशन ज़्यादा दिख रहा था। रिद्धिमा ने गैस पर से एक बर्तन उठाने को हाथ बढ़ाया। उसी समय प्रीशा पीछे मुड़ी और उसकी कोहनी हल्के से रिद्धिमा के हाथ से टकरा गई थी। रिद्धिमा पलटी। उसकी आंखों में सीधी आग थी। वॉच इट ब्लडी इडियट, नॉनसेंस। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रही हैं? प्रीशा ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। रिद्धिमा झुककर सीधे बोली, बस यही दिक्कत तो है, तुम कभी भी कुछ भी जानबूझकर तो करती ही नहीं हो, ना बनाना और ना ही बचाना। तुमसे तो बस अंशुमन के आगे पीछे घूमना आता है, वो भी जानबूझकर। ये लाइन उसे गहरी लगी थी, पर प्रीशा ने खुद को संभाला और धीमे से कहा, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ आपकी तरह, पर फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, तो आप मुझे इस तरह से मत भूलिए। और वो वापस अपनी मैसी चॉपिंग पर लौट गई थी, पर दिल में चुभन के साथ साथ एक नया डर भी था। क्या सब मेरे खाने पर हंसेंगे? रिद्धिमा ने देखा प्रीशा डरते डरते भी पूरे मन से कोशिश कर रही थी खाना बनाने की। हर बार गलती करती है पर छोड़ती नहीं, और यही बात उसे अंदर से चुभ रही थी। यह आदत, यही तो अंशुमन को पसंद आई होगी, इसकी बेपरवाही, इसकी नेचुरलनेस। इसी से तो वो अट्रैक्ट होता है। उसका जबड़ा भिज गया था। वो अपनी ग्रेवी जोर से चलाने लगी। गैस की फ्लेम तेज कर दी थी। आंखें लाल हो गई थीं। करीब 2 घंटे बाद खाना तैयार हो चुका था। रिद्धिमा के खाने को देखकर हर कोई खुश हो रहा था। उसने 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ की तरह प्रोफेशनल तरीके से खाना रेडी किया था। वहीं प्रीशा अपना खाना सामने रखने में भी शर्मा रही थी। उसकी दाल मखनी में दाल कम पानी ज़्यादा नजर आ रहा था। पनीर भी जैसे जला हुआ था और पूरियाँ कुछ कच्ची और कुछ ज़्यादा ही सेकी हुई थी। थोड़ी देर बाद लोग ड्राइंग रूम में जाने लगे थे, क्योंकि अभी डिनर शुरू करने में कुछ टाइम था। रिद्धिमा ने स्टोव की नोक घुमाते हुए गैस ऑन की, लेकिन सिर्फ एक झटके से, ताकि उसे आवाज़ ना आए। फिर उसने एक पैन चढ़ा दिया था और प्रीशा की तरफ मुड़ी। सुनो, मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, तुम तब तक ये बर्तन धो लो। और हाँ, 5 से 7 मिनट बाद पूरियों के लिए तेल गर्म कर देना। मैं आकर दिखा दूंगी कि परफेक्ट गोल कैसे बनाते हैं। वैसे भी अभी डिनर में टाइम है। प्रीशा के चेहरे पर मासूमियत थी, पर रिद्धिमा की आंखों में चालाकी थी। प्रीशा ने सिर हिलाया। हाँ ठीक है। रिद्धिमा जाते जाते ठहरी। एक आखिरी बार करने से खुद को रोक नहीं पाई थी। वो बाहर निकल गई थी। किचन में अब सिर्फ सिंक के पानी की आवाज़ थी और ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट के चलते गैस की गंध दब चुकी थी। कुछ मिनट बाद उसे याद आया, ओह, रिद्धिमा ने तो कहा था तेल गर्म करना है। उसने पैन चूल्हे पर रखा और लाइटर ढूंढने लगी थी। अरे अरे जल क्यों नहीं रहा है? उसने बेख्याली में क्लिक करके लाइटर जलाने की कोशिश कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।